हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में जो है आप लगातार देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो है एक तो कुछ कंपनियों के द्वारा जो है कुछ बैंकों के द्वारा लगातार जो है फ्रॉड पे किया जा रहा है, स्कैम हो रहा है। कुछ दिन पहले अगर कुछ साल पहले का बात किया जाए तो यस बैंक में हुआ और अभी करंटली जो है इंडसलैंड बैंक में हुआ है इस ढंग का। तो लगातार जो है बैंकिंग कंपनियां जो है इस टाइप का जो है स्कैम होते नज़र आ रहा है। तो क्या इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो है काफ़ी आगे कुछ खतरा मंडरा रहा है, या इसी से रिलेटेड जो है कुछ जो ब्रोकरेज फर्म है और जो क्रेडिट हाउस है उनके तरफ से जो है कुछ रिपोर्ट निकल के आया है, उसी रिपोर्ट को और यही सारे टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जो अभी जो है करंटली जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी जो है उसमें जो है इन्वेस्टर का जो है भरोसा उठते जा रहा है। लगातार जो बैंकिंग कंपनियां हैं फ्रॉड पे फ्रॉड कर रही है और इसी बीच जो है उसी को अगर मद्देनज़र देखते हुए अगर देखा जाए तो मूडीज की तरफ से जो है रिपोर्ट निकल के आया है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करना सेफ़ है या नहीं है, और जो आगे जो है बैंकिंग सेक्टर में गिरावट का भी खतरा है या क्या है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक को जो है आज कवर करेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ दिनों से जो है इंडसलैंड बैंक में, और अगर 2-3 दिन पहले का बात किया जाए तो जो एक स्कैम निकल के आया है जिसके कारण जो है इंडसलैंड बैंक में लगभग 27-28% का जो है एक दिन में जो है शेयर क्रैश किया था। और उसमें अगर देखा जाए तो आरबीआई के अनुसार जो भी बैंकिंग सेक्टर को जो है रेगुलेशन दिया गया है तो वो तो पूरा नहीं कर रही थी, और जब उनका ऑडिट हुआ तो काफ़ी बड़ा स्कैम जो है निकल के आया है। तो उसी के कारण जो है काफ़ी दिनों से जो है, और उससे पहले भी यस बैंक में भी सेम कंडीशन हुआ था, तो जिसके कारण जो है लगातार बैंकिंग कंपनियों में जो है इस ढंग का जो है फ्रॉड निकल के आ रहा है। तो उसी का जो है रिपोर्ट जो है मूडीज की तरफ से निकाला गया है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में जो है अनसिक्योर्ड है इन्वेस्टमेंट करना या नहीं। तो अगर बात किया जाए आरबीआई का, तो आरबीआई का जो है काम है कि बैंकिंग सेक्टर को और या पूरे इकोनॉमी में जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। और अगर लिक्विडिटी का बात किया जाए तो लिक्विडिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा लिक्विडिटी है, ये मूडी की तरफ से कहा गया है। और अगर क्रेडिट का बात किया जाए तो बैंक का अगर किसी भी बैंक को सर्वाइव करने के लिए जो है उनका जो है अगर इनकम का सोर्स देखा जाए तो लोन ही होता है। वो जितना ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी और वही उनका इनकम होता है। कस्टमर से जो है अगर मान के चलिए 5-10% पे उनका जो है रिटर्न देती है कस्टमर को, और वही सेम अमाउंट को जो है अगर अदर कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है और एक 10 से 12% पे अगर लोन प्रोवाइड करती है तो वही बीच का जो 5 से 7% का प्रॉफिट होता है वही बैंक का होता है। तो जितने ज़्यादा जो है लोन प्रोवाइड करेगी बैंकिंग कंपनियां उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा वो ग्रो करेंगी। तो अगर क्रेडिट रिपोर्ट का भी बात किया जाए तो क्रेडिट रिपोर्ट भी जो है काफ़ी स्टेबल है, और इस तरफ से भी कोई भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर टेंशन वाली बात का अगर बात किया जाए तो वो एक सिर्फ अगर ध्यान देने योग्य बात है एसेट क्वालिटी बैंकिंग का, और ख़ास करके एनपीए पे। तो एनपीए अगर मैं बता दूँ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे किसी भी बैंकिंग के लिए जो है अगर किसी कस्टमर को वो लोन प्रोवाइड करती है और अगर उनसे जो है लोन अगर रिकवर किया जाता है तो कुछ ईएमआई में रिकवर किया जाता है। जैसे कोई भी कस्टमर अगर 3 से 4 ईएमआई को मिस करता है तो उनके द्वारा जो अमाउंट कस्टमर को दिया गया है वो अमाउंट को जो है किसी भी बैंक कंपनियां अपनी एनपीए में जो है उनको एनपीए जो है क्लियर कर देती है। तो अगर एनपीए अगर लगातार किसी भी बैंक का बढ़ रहा है
तो ये किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए काफ़ी जो है नेगेटिव आप बोल सकते हैं पॉइंट है। तो और वैसे बैंकिंग कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर बात किया जाए कि लगातार जो है रिस्क बढ़ रहा है मार्केट में, क्यों? तो उसके पीछे जो है मेन 2 रीज़न है। एक तो बैंकिंग सेक्टर में जो है अगर इस ढंग का रिस्क है तो वो है मेन 2 रीज़न के कारण। एक तो अनसिक्योर्ड लोन, जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं जो भी अनसिक्योर्ड लोन अगर किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है तो ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन जो है उसमें कुछ भी जो है ऐसा प्लेज के रूप में या मॉर्गेज के रूप में कंपनी जो है नहीं रखती है, तो जिसके कारण जो है वो एनपीए बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अब अगर आप सवाल है कि अनसिक्योर्ड लोन बैंकिंग देती है क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि उस पे जो है ज़्यादा जो है इंटरेस्ट कंपनी अप्लाई करती है, जिसके कारण जो है अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। और इन्हीं के कारण जो है इन अनसिक्योर्ड लोन का जो है आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, इससे पहले भी मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी जो है सेम ढंग का जो है काफ़ी सारे कंपनियों में जो स्मॉल फाइनेंस कंपनियां हैं उसमें जो है इस टाइप का जो है जितने भी अगर उनका सिक्योर लोन भी देती है तो उसमें भी काफ़ी आरबीआई के द्वारा ऐसा नोटिस किया गया था, जो काफ़ी गड़बड़ करती है बैंकिंग कंपनियां। जितना का जो है अनसिक्योर्ड लोन नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा का दे रही है, तो उसमें ये भी एक काफ़ी जो है सबसे ज़्यादा रिस्क इसी। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो माइक्रो फाइनेंस, एक तरह से देखा जाए तो ये भी जो भी छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और ख़ास करके जो भी बैंक इस ढंग का लोन प्रोवाइड करती है उन सारे बैंक पे काफ़ी रिस्क का खतरा है। और अगर बात किया जाए कॉर्पोरेट लोन का तो उसमें उतना ज़्यादा जो है अभी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। तो इन शॉर्ट में देखा जाए तो अभी जितना भी मार्केट में अभी एक तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो भी अगर आपको टेंशन लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 रीज़न है, जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस और जो लगातार जो है छोटे अनसिक्योर्ड लोन जो बैंकिंग कंपनियां दे रही हैं। तो बस यही 2 रिस्क वाली बात है, और तो अभी कोई ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। और आगे जो है Q4 का भी जो है रिज़ल्ट आने वाला है, तो उस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।